हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो इस चीज़ को लेकर है कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए ना बच्चे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है, जो हमें ऐसी बैटरीज से ऑब्टेन्ड होता है, ऐसी बैटरीज से हमें मिलता है, ठीक है ना, उसको अगर हमें कंट्रोल करना है, उसकी वोल्टेज को कंट्रोल करना है, करंट को कंट्रोल करना है, तो एक ही कंपोनेंट है हमारे पास, रेजिस्टर, सिर्फ रेजिस्टर। ओके। एंड इफ वी वांट टू कंट्रोल द एसी वी हैव थ्री कंपोनेंट्स। तो ऐसे हमारी रेंज जो है ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने की रेंज जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स व्हिच कैन कंट्रोल द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। हाउ डज these components affect the alternating current? देखो बच्चों, मोटा मोटा ऑल्टरनेटिंग करंट में ना दो मोटा मोटा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मोटा मोटा दो डिफरेंसेस होते हैं जिन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। एक तो होता है फेज, ठीक है ना, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑल्टरनेटिंग करंट हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, तो उसमें क्या होता है कि ये वोल्टेज और करंट सिंपल हार्मोनिकली क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिकली वेरी करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिकली वेरी करना मतलब बढ़ना, मैक्सिमम हो जाना, फिर कम होते 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 फिर ज़ीरो हो जाना, फिर अगर करंट है तो डायरेक्शन का बदल लेना, अगर वोल्टेज है तो पोलैरिटी का बदल लेना, और फिर वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेरिएशन, मिरर इमेज वेरिएशन जो है वो चलता है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम के साथ साथ ये दोनों जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, इसको हम फेज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, नॉट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में बात बताता हूँ मैं आपको। पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी, मोटा मोटा एसी और डीसी में बच्चों फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। As you know, AC possesses frequency, but DC do not possesses frequency. Like DC, once again, DC from such kind of you obtain such kind of batteries or cells, or you have the inverter batteries, मोटरसाइकिल बैटरीज, कार बैटरीज, ठीक है ना। ये सब डीसी के क्या होते हैं, सोर्स। एसी के सोर्स क्या होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे घरों में छोटे जनरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब ऑल्टरनेटिंग करंट्स के क्या है, सोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको यही बताऊँगा कि इनको हम वेरियस कंपोनेंट्स से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली एसी को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद कि अगर मेरे पास सर्किट में रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ क्या है, अटैच कर रखा है, ठीक है ना। और ऑल्टरनेटिंग करंट है जो है वो, उसकी इक्वेशन है मेरे पास बच्चे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V नॉट फॉर द मैक्सिमम वोल्टेज, ओमेगा टी स्टैंड्स फॉर द फेज ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। तो इस वोल्टेज के कारण जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज उसकी वैल्यू I है, ठीक है ना। और सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास R है, और जो मैंने वोल्टेज का सोर्स अटैच कर रखा है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होता है, तो फ्रीक्वेंसी तो है। जिस क्वांटिटी के, जिस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, एक ऑल्टरनेट वेरिएशन चलता है, ऑब्वियसली उसमें फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मीनिंग हो गया कि बार बार एक ही तरह का क्या होना, वेरिएशन होना, ठीक है ना। सर्कुलर मोशंस हो या सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो, इनमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। लेट अस सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, न्यू है, ठीक है। ओम्स लॉ, अ वेरी फेमस लॉ, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। सो V का वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, वो मैंने V की जगह पर लिख दिया, ठीक है ना। तो V नॉट बाय R, इट बिकम्स I नॉट। V naught, as you know that the V naught is the maximum voltage, so V naught by R is the ratio, this ratio is the maximum current. So it becomes I is equal to I naught sin omega t. This is the
इक्वेशन फॉर द करंट दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। एंड ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये वोल्टेज की इक्वेशन है। अच्छा, अगर हम दोनों का फेज देखें, फेज, तो इसका भी फेज ओमेगा टी, इसका भी फेज क्या है ओमेगा टी। तो इसमें बच्चे हम ये बोलेंगे कि V एंड I वेरी इन सेम फेज, ठीक है ना। ये दोनों कैसे वेरी करते हैं बच्चों, सेम फेज में वेरी करते हैं। सेम फेज वेरी करना मतलब कि साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलना जैसे इस ग्राफ में मैंने शो कर रखा है, ये जो ग्राफ है ना, इसमें ये जो एक साइन वेव है ये किसकी है बच्चे, ये वोल्टेज की है, वोल्टेज का वेरिएशन। ये डॉटेड वाली जो है ये करंट का वेरिएशन है, ठीक है ना। और अब देखो कि व्हेन द फेज इज जीरो देन वोल्टेज एंड करंट बोथ आर जीरो। व्हेन फेज इज पाई बाय 2 देन voltage and current both obtain their maximum values. When phase is pi then voltage is 0. When phase is 3 pi by t then 3 pi by 2 sorry, then voltage and currents obtain their negative maximum values, and at 2 pi once again they become 0, ठीक है। तो what I want to say कि ये वेरी कर रहे हैं, लेकिन कैसे वेरी कर रहे हैं, they are varying in the same फेज, ठीक है ना। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, इकट्ठे जीरो होते हैं, इकट्ठे मैक्सिमम होते हैं, इकट्ठे फिर से जीरो हो जाते हैं, इकट्ठे अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं, नेगेटिव पोलैरिटी में इकट्ठे मैक्सिमम हो जाते हैं, फिर से क्या हो जाते हैं बच्चे, इकट्ठे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसे बोलते हैं सेम फेज में वेरी करना, ठीक है ना। अगर आपको पहले नहीं पता तो माइंड में रखना, इसे बोलते हैं सेम फेज में वेरी करना, ठीक है। कई बार कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है ना, तो क्लियर कर लो, सेम फेज में वेरी करना यही चीज़ होती है। इसको हम एक और तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेजर, ठीक है। आपके CBSE एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये समटाइम्स ये कहा जाता है कि आप फेजर भी ड्रॉ करनी है आपने। तो फेजर क्या होता है, फेजर कंफ्यूज ना होना, फेजर एक तरह के रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, घूमने वाले वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स ही, लेकिन हम इन्हें घूमने वाले वेक्टर्स बोलते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो मैंने एक वेक्टर शो कर रखा है, ये वाला I0, ये करंट वेक्टर है, ये वोल्टेज वेक्टर है। दोनों का फेज क्या शो कर रखा है, ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है ना। दोनों का फेज क्या शो कर रखा है मैंने बच्चे, ओमेगा टी, ओमेगा टी दोनों का फेज है, ठीक है ना। ये घूम रहा है वेक्टर, ठीक है, लेट अस सपोज एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, घूम रहा है। एक वेक्टर नहीं घूम रहा, अगर दोनों घूम रहे हैं, I0 वाला भी V0 वाला भी क्या है, घूम रहा है, और इकट्ठे 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 साथ साथ हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में ये निकाला कि अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को या वोल्टेज के सोर्स को हमने रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर रखा है, तो क्या होगा कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में वेरी करें, सेम फेज में वेरी करेंगे। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए, इसी चीज़ को ऐसे पूछा जाए कि वोल्टेज एंड करंट के फेज में डिफरेंस क्या है, दोनों के फेजेस में क्या डिफरेंस है, तो आप लिख देना जीरो, बस आप जीरो लिख देना है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी विच इज जीरो, ठीक है ना। अच्छा, एक तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम ये देखेंगे कि करंट और वोल्टेज का फेज रिलेशनशिप जो है वो क्या है, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा था कि हम ये देखेंगे कि करंट जो है, करंट की फ्रीक्वेंसी का सर्किट की रुकावट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। इस करंट की फ्रीक्वेंसी से इस रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। ये रेजिस्टेंस ये बोलती है कि मैं जितना ऑल्टरनेटिंग करंट को रिड्यूस कर सकती हूँ उतना ही डायरेक्ट करंट को रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो मतलब अगर लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पर 1 एम्पियर डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, और मेरी रेजिस्टेंस है 10, तो आप सिंपली ओम्स लॉ लगा के देखोगे ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा अगर मैं वोल्ट मीटर लगा के देखूं तो, ठीक है ना। अच्छा, और अगर ये मेरा करंट डीसी नहीं है, लेट अस सपोज एसी है 1 एम्पियर ही लेकिन एसी है, इवन देन यू विल हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट। बस फर्क सिर्फ ये होता है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे होते हैं तो ये जो 1 एम्पियर करंट की बात हो रही है या 10 वोल्ट वोल्टेज की बात हो रही है, दीज आर द वर्चुअल वैल्यूज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट्स एंड वोल्टेजेस। ओके बच्चे,
हाँ बेटा, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस को तो जान लिया कि अगर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के किसी सोर्स को रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर रखा है तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज रिलेशनशिप बनता है और फिर जो है उसका बिहेवियर क्या देखेंगे कि अगर अगर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को इंडक्टर के साथ अटैच कर रखा है तो फिर इन दोनों पैरामीटर्स जो का बिहेवियर कैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम वही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है ना। तो मैं एकदम आपको अगर लास्ट में लेकर जाऊँ ना तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि I लैग्स V बाय पाई बाय टू। भाई जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में नहीं रहता इन केस ऑफ इंडक्टर में। अभी आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ये सारे स्टेप्स मैंने किए हुए हैं, ये मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैथमेटिकली कैसे, ठीक है ना। लेकिन इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आएंगे तो ऐसी छोटी सी बात आपको पूछी जा सकती है कि इन केस ऑफ इंडक्टर्स करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करता है, लैग करता है, लीड करता है सेम फेज में। ऐसे चॉइसेस रहेंगी आपको। रेजिस्टर के बारे से भी पूछा जा सकता है और इंडक्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको क्या पूछा जा सकता है, कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी आफ्टरवर्ड हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको मैथमेटिकल स्टेप्स जो है वो समझा दूं, या उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस चीज को कि I लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू, इसको हमने अगर फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ये मेथड रहेगा, ठीक है ना। वही वोल्टेज का वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, और इस बार भी आप देख सकते हो कि करंट का वेक्टर मैंने वोल्टेज की डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है ना। वोल्टेज से पीछे ड्रॉ किया है बाय पाई बाय टू। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जो है वो बच्चों क्या कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है। लैग करने का सीधा सीधा मतलब है कि ये साथ साथ नहीं चल रहे, दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होंगे, इकट्ठे मैक्सिमम नहीं होंगे, इन चीज में डिफरेंस रहेगा। जैसे इस फिगर में मैंने देखो दिखाया हुआ है, मैंने इस फिगर में क्या दिखाया है, व्हेन फेज इज जीरो देन वोल्ट, ये जो सॉलिड वाला ग्राफ है ना ये ईएमएफ का ग्राफ है, और ये जो डॉटेड वाला है ये करंट का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो है जब ईएमएफ जीरो है देन करंट अपनी नेगेटिव मैक्सिमम स्टेज में है, और व्हेन फेज इज पाई बाय टू तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन करंट अपनी कौन सी स्टेज पे आ जाता है, जीरो स्टेज पे आ जाता है, ठीक है ना। और फिर जब ईएमएफ क्या हो जाता है, पाई फेज पे जब ईएमएफ जीरो हो जाता है तब करंट मैक्सिमम होता है। दैट इज जो वैल्यू ईएमएफ की है आफ्टर पाई बाय टू सेम वैल्यू कौन अचीव करता है, करंट अचीव करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि करंट लैग उसके पीछे पीछे चल रहा है, वही वैल्यू करंट अचीव कर रहा है जो पाई बाय टू पहले किसकी थी, ईएमएफ की वैल्यू थी। ओके, समझ आया? ओके, तो इसको हम बोलते हैं कि करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से बाय पाई बाय टू, ठीक है ना। ओके, तो ये सब मैथमेटिकली आया कैसे, ये देखिए मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है ना बच्चे, उसकी इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होती है। वैसे नेगेटिव साइन होता है लेकिन यहाँ हमने उसको इग्नोर किया हुआ है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है, तो डी आई बनेगा V बाई डी एल इंटू डी टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दिस इज द वैल्यू ऑफ V, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल, ठीक है। तो integrating both sides because this is the di and our requirement is to find I, ठीक है ना। from di we can get I by integration, ठीक है। so mathematical tool हमने यहाँ पर यूज किया, v नॉट बाई आर बेटा बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी होती है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ओके, माइन ओमेगा भी मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया मेरे पास क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कि बाय ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है बच्चों। तो v नॉट बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, v नॉट बाय एल ओमेगा को मैंने पुट कर दिया I नॉट। व्हाट इज I नॉट? I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, I नॉट वो मेरे पास कैसे आएगी, v नॉट डिवाइडेड बाय एल ओमेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये जो करंट की इक्वेशन होगी, अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन का फेज देखूं वो है ओमेगा टी, अगर मैं करंट की इक्वेशन का फेज देखूं तो वो है मेरे पास क्या बचे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है ना। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये ओमेगा तो सेम फेज तो नहीं है ना, ये ओमेगा टी, ठीक है ना, तो सेम फेज तो नहीं है,
देखो ये यहाँ फेज है ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस मतलब पीछे रह जाना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे रह गया। मैथमेटिकली भी ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली इसका बिहेवियर हमें इस ग्राफ से समझ आ रहा है, दैट इज करंट भी वही वैल्यू अचीव करेगा जो वोल्टेज अचीव करेगी, बट आफ्टर द फेज ऑफ पाई बाय 2। एक तो ये बात है, ठीक है बच्चों। तो फेज रिलेशनशिप हमें क्लियर हो गया। अगर मेरे पास एग्जाम में है कि व्हाट इज द phase difference between V and I in a circuit containing pure inductor। इतनी देर में आप सोचो कि मैं बार बार प्योर क्यों लगा रहा हूँ। मैंने रेजिस्टेंस के टाइम भी यहाँ पर प्योर रेजिस्टेंस लिखा था, इंडक्टर के टाइम भी मैंने प्योर इंडक्टर लिखा है, ठीक है ना। मेरे लेक्चर के एंड होने तक आप ये सोचिए कि मैं प्योर क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फेज डिफरेंस आपको बताता हूँ क्या है, नहीं तो एंड में मैं बताऊंगा वैसे, ठीक है। उतनी देर आप दिमाग लगाइए, ठीक है। दिमाग भी लगाना बहुत जरूरी है, सिर्फ टीचर पर डिपेंड मत रहिए, ठीक है ना। अपना भी दिमाग लगाइए, तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या आया मेरे पास, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, दोनों के फेजेस को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना बच्चों। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आया, पाई बाय 2। देखो बेटा, एज आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओवर एल ओमेगा। अभी मैंने बताया आपको कि जो मैक्सिमम करंट होता है उसकी इक्वेशन क्या बनी, वी नॉट ओवर एल ओमेगा। अगर इस इक्वेशन को मैं ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ ना, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस की जगह पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, एल ओमेगा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में अगर हमने इंडक्टर लगा रखा है, या सिंपली करंट के रास्ते में बोलता हूँ चलो, अगर हमने इंडक्टर लगा रखा है तो इंडक्टर करंट के रास्ते में जो रुकावट पोज करेगा वो रुकावट क्या होगी बच्चों, वो एल ओमेगा रुकावट होगी। और इस रुकावट को हम एक अलग नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। है तो रुकावट ही है तो ऑब्स्ट्रक्शन ही है जो करंट के रास्ते में, ठीक है ना। लेकिन इंडक्टर ने पैदा किया तो इसका हमने एक नाम भी अलग रख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, रेजिस्टेंस के साथ हम इसे कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कभी सॉल्व करें तो इसका यूनिट भी ओम ही होता है, रेजिस्टेंस वाला ही होता है, बस नाम ही अलग है इसका, ठीक है। फॉर्मूला भी अलग है ऑफ कोर्स, एक्सएल इज इक्वल टू एल इनटू ओमेगा, ठीक है। एंड व्हाट इज ओमेगा, इट इज 2 पाई। तो हमें एक ये बात क्लियरली पता चल रही है कि इंडक्टर की रुकावट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की तरह उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। अब डीसी की फ्रीक्वेंसी बच्चे 0 होती है, अगर मैं यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा एक्सएल 0 आएगा, पर एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, उसकी तो कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इंडिया में भी हम अपने घरों में जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट, जो करंट रिसीव करते हो बच्चों, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और उसकी 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे इंडिया में, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे कंट्री में 50 हर्ट्ज ही है, कुछ कंट्रीज हैं जिनमें 60 हर्ट्ज भी है, ठीक है ना। उसके कुछ अलग टेक्निकल कारण है, ठीक है। अभी हम उनके डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो एक्सएल इज इक्वल टू एल इंटू 2 पाई न्यू, ठीक है। और अगर एसी के कंसर्न में ये न्यू 0 तो है नहीं, तो इसका कुछ ना कुछ फिनिट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसकी तरह 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये एक बहुत ही फेमस रिजल्ट होता है, रिजल्ट है जो कि एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है सीबीएसई में, कि जो इंडक्टर्स होते हैं वो डीसी के रास्ते में तो कोई रुकावट पैदा नहीं करते, लेकिन एसी के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बच्चे मैं देता हूँ। यहाँ मैंने एक बल्ब बैटरी के साथ लगा रखा है, मतलब बैटरी डीसी का सोर्स होती है, बल्ब जग रहा है, इसकी कुछ ब्राइटनेस है, लेट अस सपोज, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसके रास्ते में एक इंडक्टर अटैच कर दिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये करंट के रास्ते में, डीसी के करंट के रास्ते में ये कोई रुकावट ही पैदा नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये मेरा सोर्स एसी का है, लेट अस सपोज एसी का है, ठीक है ना, तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो सेम नहीं रहेगी, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी कम हो जाएगी, दैट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना, क्योंकि मैं जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा और करंट के रास्ते की रुकावट भी बढ़ती जाएगी और ये बल्ब जो है वो और भी क्या होता जाएगा, डिम होता जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आप जी फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस में एक ग्राफ बनाओ, तो क्योंकि एक्सएल न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और उसकी पावर भी फर्स्ट है, ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स हमें बोलता है कि अगर y x के प्रोपोर्शनल है उसकी पावर भी फर्स्ट है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है जो कि ओरिजिन से पास करती है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, ये हमारा ऐसा क्या बनेगा, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा जो कि शो करेगा कि करंट के बढ़ने से, सॉरी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम पहुंच गए एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस की बात हो गई, इंडक्टर की बात हो गई, अब आ गई कैपेसिटर की बात, ठीक है। कैपेसिटर में क्या है, देखो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर शो किया है, ये रहा ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फ्रीक्वेंसी न्यू, सारा कुछ एज इट इज, ओके। अच्छा, अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कैपेसिटर की ये प्लेट्स होती हैं, इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि वो कितना होता रहता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q इज इक्वल टू सी, ठीक है। वंस अगेन मैं V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, करंट डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी, तो Q सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, सी और V नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आए, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है, ठीक है ना, तो ये बन गया सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इस कॉस ओमेगा टी को हम बाय ट्रिग्नोमेट्री क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओके। तो इस इक्वेशन में हम पहुंच गए, ठीक है ना, दीज आर द मैथमेटिकल स्टेप्स। फिर से वही चीज कंपेयर करते हैं, पहले फेज कंपेयर करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेज ओमेगा टी, यहाँ पर फेज कितना बचा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अब आप सोचिए कि क्या कंक्लूजन निकाला। देखो रेजिस्टेंस के केस में यहाँ भी ओमेगा टी था, यहाँ भी ओमेगा टी था, और मैंने बोला था कि अपना करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, ठीक है। इंडक्टर के केस में यहाँ ओमेगा टी था, लेकिन यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आया था, तो मैंने बोला था कि करंट लैग बिहाइंड, दैट इज पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस पाई बाय 2 आ गया, तो क्या कंक्लूजन बना, क्या बना, करंट लीड्स, ठीक है ना, लीड कर रहा है, देखो लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाय 2, लीड मतलब कि उससे आगे है। अब वोल्टेज वही वैल्यू अचीव करेगी जो करंट ने पाई बाय 2 पहले क्या की थी, अचीव की थी, ठीक है ना। ये इसका फेजर हो गया, फेजर में वोल्टेज तो मैं हर बार वोल्टेज का ग्राफ तो मैं सेम डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, करंट का अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट क्या कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर I मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, V नॉट से पाई बाय 2 आगे I नॉट, ठीक है, इधर कर दिया पाई बाय 2 आगे, और ये ओमेगा टी ये तो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका फेज जो है करंट का वो बन गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है ना। ये इसकी ग्राफिकल वेरिएशन है, ठीक है ना। इसके लिए मैंने करंट का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वोल्टेज का तो मैं हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट का अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट क्या कर रहा हूँ बेटे, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी, ओके। तो ये हमें फेज रिलेशनशिप पता चल गया कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाय 2। अब अगर मैं फिर वही क्वेश्चन पेपर में डालूं कि कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या होता है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है, वंस अगेन पाई बाय 2। हाँ इतना ज़रूर है कि पाई बाय 2 इसमें करंट आगे रहता है, ठीक है ना, और इंडक्टर में पाई बाय 2 पीछे रहता है। हाँ फेज डिफरेंस है पाई बाय 2 है, बस इसमें कोई आगे रहता है, कोई पाई बाय 2 पीछे रहता है, ठीक है ना। अब हम सेकेंडली फिर वही डिस्कस करेंगे कि इस कैपेसिटर का ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के लिए बिहेवियर क्या रहता है, उसकी रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर रहता है। देखो बेटा, तो लास्टली इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट का इक्वेशन क्या बनता है, आई नॉट इज इक्वल टू सी ओमेगा वी नॉट, ठीक है ना। ये इक्वेशन कहाँ से आया था, जो हमने करंट की इक्वेशन बनाई थी, आई इज इक्वल टू सी ओमेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी
ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें से जो मैक्सिमम करंट है ये हमारे पास आया था कितना, सी ओमेगा वी नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट बाय 1/c ओमेगा, ठीक है ना, मैथमेटिकली सही है ये। ओके, इसमें इसको अगर हम फिर से ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 1/c ओमेगा, जो बच्चों हमें क्लियर कट ये बताता है कि इस कैपेसिटर ने करंट के रास्ते में इतनी रुकावट पैदा करनी है, 1/c ओमेगा, ठीक है ना। और इसको हम xc से डिनोट करते हैं, है तो ये भी रुकावट। इसका अगर यूनिट मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा फिर से वही यूनिट, क्या ओम ही है इसका यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट वही ओम है हमारे पास, ठीक है। और ओमेगा को अगर मैं 2πu लिखूं तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी भी रुकावट जो है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है ना, बट फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करोगे करंट के रास्ते में कैपेसिटर उतनी कम रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। और उल्टा जितनी कम फ्रीक्वेंसी वाला यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा रुकावट जो है वो उसके रास्ते में पोज करेगा ये जो कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, अब इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ज़ीरो पुट कर दूँ ना तो एक्सी मेरे पास क्या आएगा बच्चे, इनफिनिट आ जाएगा, इनफिनिट। इसका मतलब कैपेसिटर डीसी के लिए तो एक तरह से इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। ये जो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर होते हैं ना, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, ये डीसी के रास्ते में इंसुलेटर होता है, दैट इज उसको तो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, जाने ही नहीं देता, ठीक है ना। अच्छा, बट एसी की फ्रीक्वेंसी क्योंकि जीरो नहीं होती तो इसलिए एक्सी इन्फिनिटी नहीं होता, इसलिए एसी को अलाउ करता है, रुकावट तो पैदा करेगा लेकिन अलाउ करेगा, ठीक है ना। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ली है, ये डीसी का सोर्स हो गया बैटरी, ये बल्ब हो गया, ठीक है ना, बल्ब ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने रास्ते में कैपेसिटर लगा दिया तो क्या होगा, अब इसने क्या करना है, पता क्या होगा, ये होगा कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा ना, फुली चार्ज हो जाएगा, तब ये अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा और बल्ब का कोई ग्लो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर यही चीज़ मैं एसी के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये एसी का सोर्स है मेरे पास, लेट अस सपोज ये कोई मेरे पास एसी का सोर्स है, ठीक है, तब क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, तब बल्ब यहाँ भी ग्लो कर रहा है, यहाँ भी ग्लो करेगा, ऐसा नहीं कि ये ग्लो नहीं करेगा, लेकिन इसका ग्लो कम हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर एसी को तो अलाउ करेगा ना बच्चे, ठीक है ना, डीसी को अलाउ नहीं करेगा लेकिन एसी को तो अलाउ करेगा। हाँ, रुकावट पैदा करेगा लेकिन अलाउ करेगा। हाँ, जितनी मैं एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखूँगा उतना रुकावट जो है वो कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी और इसका ग्लो जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। तो अभी के लिए इतना।